ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सम्स वाले पेजेस, सुधीर प्रकाशन। ये क्वेश्चन नंबर 29 है सुधीर का। ठीक है, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग information about house property owned by Mr. Vikas Sahay, you are required to compute his taxable income under the head of house property income for assessment year 22-23। मैंने बहुत बार बताया कि किसी भी साल का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, बहुत साल तक रूल्स सेम रहते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। हमारा प्रीवियस ईयर, अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22 और असेसमेंट ईयर है 22-23। अब यहाँ पे 4 घर दिए हुए, हाउस नंबर 1 2 3 4। हाउस नंबर 1 इज लेट आउट फॉर रेसिडेंस, फुली टैक्सेबल। हाउस नंबर 2 लेट आउट फॉर बिजनेस, ये भी फुली टैक्सेबल। हाउस नंबर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस नंबर 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस आर एग्जम्प्ट, और उनका फाइनल आंसर नेगेटिव आता है। तो 2 घर एग्जम्प्ट होते हैं, यहाँ पे 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, 3 और 4। ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ऑफ लेट आउट पीरियड ओनली। ऑफ लेट आउट पीरियड ओनली, इनका कहने का मतलब है कि वैकेंसी पीरियड का पैसा इसमें दे ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। ये जितना टाइम हमने लेट आउट, जितना टाइम हमने किराए पे दिया था, उतने ही टाइम का एक्चुअल रेंट है ये। मतलब वैकेंसी टाइम जो है, जैसे हाउस नंबर 1 में 2 महीने वैकेंसी है, वो 2 महीने का पैसा इसमें ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। ठीक है, आगे फिर आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय विकास और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। इसमें जो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय विकास है वो हमारे काम का है। म्युनिसिपल टैक्सेस, ये हम लोग सबसे पहले जब जीएवी आता है ना, जीएवी में हम लोग ये म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। तो जो पेड बाय टेनेंट होगा, जो टेनेंट वाला म्युनिसिपल टैक्स है, वो हमारे काम का नहीं है। इसके बाद आपको रिपेयर दिया हुआ है, रिपेयर भी हमारे काम का नहीं है। रिपेयर या इंश्योरेंस ये सब दिया हुआ होता है, रिपेयर दिया होता है, कभी इंश्योरेंस दिया होता है, वो हमारे काम का नहीं है। अब ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हमारा प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर है 2021-22। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, सुनना ध्यान से। हमारा प्रीवियस ईयर है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 21-22, इंक्लूडिंग हमारा प्रीवियस ईयर और ऊपर वाले इसके 4 साल, इसके ऊपर वाले 4 साल 2020-20, 21, 2019-20, 2018-19, 2017-18। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको भी इंक्लूड करो, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको भी इंक्लूड करो, और उसके ऊपर वाले 4 साल को भी इंक्लूड करो। तो रूल क्या है, ये जो ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमको काम आता है ये वाला कैपिटलाइज इंटरेस्ट लिखने में। तो यहाँ पे जो लिखा है लास्ट पॉइंट में, 10th पॉइंट में, कैपिटलाइज इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इन सब का जो 1/5 होता है, 2 लाख का 1/5, 3 लाख का 1/5, 4 लाख का 1/5 और 3 लाख का 1/5, इन सब का जो 1/5 इंटरेस्ट होता है, 1/5 ऑफ कैपिटलाइज इंटरेस्ट, वो हम लोगों को डिडक्शन में माइनस करना है, स्पेसिफिक डिडक्शन में। अब ये तब माइनस करना है जब आपका कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन का ईयर या 2017-18 हो या उसके बाद हो, क्योंकि 1/5 मतलब 20%, तो 20% 5 बार, 20 20 20 20 20 5 बार करेंगे तो प्रीवियस ईयर तक पहुंचेगा, 100% हो जाएगा। 20 20 5 बार करेंगे तो यहाँ पे जैसे पहले वाले घर में लिखा है 16-17, तो पहले वाले घर में जो 16-17 लिखा है, तो चाहे इसका कैपिटलाइज इंटरेस्ट 2 लाख दिया हुआ है, फिर भी हम इस 2 लाख का 1/5 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला ईयर 16-17 है, 2016-17 है। 2016-17 अगर है तो उसके ऑलरेडी 5 साल खत्म हो चुके हैं, हमारे प्रीवियस ईयर तक ये पहुंचेगा ही नहीं। इसके बाद ये है 2013-14, 13-14 भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है 2014-15, 14-15 भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है 18-19, तो 18-19 हमारे काम का है, 18-19 हमारे काम का है। मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या 2017-18 होना चाहिए या उसके बाद वाला होना चाहिए। जैसे 20% हम हर साल माइनस करें, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर तक 20% तभी पहुंचेगा जब 2017-18 में हमारा कंप्लीशन हुआ कंस्ट्रक्शन का। अगर उसके पहले कंप्लीट हो गया है कंस्ट्रक्शन, मान लो 2016-17 में, 16-17 में कंप्लीट हो गया है, तो 16-17 से लेकर 2020-21 तक 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो हमारे प्रीवियस ईयर तक वो 20% पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको घर से क्या याद करके जाना है कि हमारा कंस्ट्रक्शन का ईयर 2017-18 या उसके बाद होना चाहिए। तो इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर
और ऊपर वाले जो 4 साल है इनको मैं पीपीवाई बोलता हूँ, प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। तो एक प्रीवियस ईयर होना चाहिए और ऊपर वाले 4 साल होने चाहिए, तो 1/5 वाला हम लिखेंगे। ओके, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब एक एक घर करके सॉल्व करते हैं। मैंने फॉर्मेट स्टेटमेंट बना के रखा है, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ विकास सहाय, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, मैंने सारा फॉर्मेट बना के रखा है। हाउस नंबर 1 2 3 4, ये सारा फॉर्मेट हमेशा सेम होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू, स्पेसिफिक डिडक्शंस, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें उसके बाद बी पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 1, फिर हाउस नंबर 2 सेम, पूरा सेम, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। फिर हाउस नंबर 3 पूरा सेम, फिर इसके जैसे ही हाउस नंबर 4 होगा। मैंने 3 तक ही लिखा है, तो मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट करके 4 भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देता हूँ और हाउस नंबर 4 भी लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके हाउस नंबर 4 लिख देता हूँ, या हाउस नंबर 3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाउस नंबर 4। ठीक है, 3 की जगह ये 4 हो जाएगा, राइट। चलो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हाउस नंबर 4, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 4, राइट। चलो, इसके बाद लास्ट में एक टोटल टैक्सेबल इनकम लिखते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब चारों घर का टोटल, वो लास्ट में लिखेंगे, एकदम लास्ट में चारों घर का टोटल लिखेंगे, हाउस नंबर 1 2 3 4। अब एक एक घर करके शुरू करते हैं। अब जो पहला घर है, एक एक घर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर घर में जाते हैं। चलो, यहाँ पे है हमारा हाउस नंबर 1। अब हाउस नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। पहली बात तो हाउस नंबर 1 लेट आउट है और हाउस नंबर 2 भी लेट आउट है। लेट आउट फॉर रेसिडेंस फुल्ली टैक्सेबल, लेट आउट फॉर बिजनेस फुल्ली टैक्सेबल। पहले मैं पूरा हाउस नंबर 1 सॉल्व करूंगा। हाउस नंबर 1 का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट 380, फेयर रेंट 460, एक्चुअल रेंट 396, वैकेंसी पीरियड 2 मंथ्स। इतना मैंने वर्किंग नोट्स में लिख के रखा है, ये जीए भी निकालने में काम आता है। तो 360, 380, 460, 396 और 2 मंथ्स। ठीक है, एक दो अमाउंट चेक कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 360, स्टैंडर्ड रेंट 380। हाँ, ये मैंने सब ऊपर से देख के लिख के रखा है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 360, स्टैंडर्ड रेंट 380। तो ये सब मैंने क्वेश्चन में देख के लिख के रखा है। और अनरियलाइज रेंट मतलब यू मतलब बेड डेट्स दिया हुआ नहीं है, तो मैं ये वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ। बाकी सब क्वेश्चन में मैंने देख के लिखा है। अब हमारा जीएवी निकालने का स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों एलएचएस में आते हैं। स्टेप 1 के एलएचएस में, मतलब फेयर रेंट है हमारा 460 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 360। तो ये 460 और 360 हमारे एलएचएस में आएगा स्टेप 1 में। 460 और 360, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 460। ये एलएचएस आ गया कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो बड़ा हो। अब स्टैंडर्ड रेंट है 3,80,000, ये आरएचएस में आएगा 3,80,000। अब 460 और 380 इन दोनों में से जो छोटा हो, तो इन दोनों में से छोटा है 380। ये हमारा आंसर है इसका स्टेप 1, जो एलएचएस आरएचएस में से छोटा हो। पहले 460 और 360 में से जो बड़ा हो 460, फिर 460 और 380 में से जो छोटा हो तो 380। ये 380 हमारा आंसर है इस पर स्टेप 1। अब जो आंसर है इस पर स्टेप 1 आया 380, उसी को स्टेप 2 में लेके जाएंगे। तो आंसर इस पर स्टेप 1 आया हमारा 380, इसको स्टेप 2 के आरएचएस में लेके जाएंगे 3,80,000। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हमारा था 396, बट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये लेट आउट पीरियड का ही है 396। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये जो 396 है वो ये सीधा लास्ट अमाउंट दिया हुआ है, ये वाला 3,96,000 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें दे ये एक्चुअल रेंट है फॉर लेट आउट पीरियड ओनली। अच्छा, टेनेंट्स एमिनिटीज तो कहीं पे दिया हुआ नहीं था, एक्सपेंस ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज दिया हुआ नहीं था, तो हम इसको लिखेंगे 0। अब वैकेंसी पीरियड है ना बेटा, ये मैं मिटा देता हूँ ग्रॉस रेंट। वैकेंसी पीरियड एक्चुअली आपको वैकेंसी पीरियड दिया हुआ था 2 मंथ्स, ये वैकेंसी पीरियड 2 मंथ्स दिया हुआ था। ठीक है, और ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड ओनली 396। तो मेरे हिसाब से ये जो 3,96,000 है ये लास्ट अमाउंट दी हुई है आपको।
अब वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ्स, लेकिन जो 2 मंथ्स का वैकेंसी पीरियड अलाउंस है वो ऑलरेडी इस 3,96,000 में से माइनस किया हुआ ही है। ऑलरेडी वो इस 3,96,000 में से ऑलरेडी 2 महीने का वैकेंसी पीरियड अलाउंस माइनस किया हुआ ही है, राइट। तो आपको एक्सपेंस ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज दिया हुआ नहीं है, ग्रॉस रेंट दिया हुआ नहीं है, नेट रेंट दिया हुआ नहीं है, राइट है। तो मेरे हिसाब से 2 महीने का ये वैकेंसी पीरियड अलाउंस माइनस किया हुआ है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस 396 और इस 380 में थे बड़ा कौन सा है? 396। अगर 396 और 380 में से बड़ा 396 ही है तो वही हमारा जीएवी है, दोनों में से जो बड़ा हो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 396, तो वही हमारा जीएवी है 396। अगर एलएचएस ऑफ स्टेप 2 मतलब ये 3,96,000 छोटा हो जाए, अगर एलएचएस ऑफ स्टेप 2 छोटा हो जाए तो हमको स्टेप 3 करना पड़ता है। तो ये हाउस नंबर 1 में स्टेप 3 नहीं होगा क्योंकि 396 बड़ा है और 3,80,000 छोटा है, तो स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा जीएवी है 396। तो इसको 3,96,000 को जीएवी को मैं मेन स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा। 3,96,000 को मेन स्टेटमेंट में जाते हैं और हाउस नंबर 1 के सामने हम लोग जीएवी लिख देंगे। यहाँ पे हाउस नंबर 1 के सामने 3,96,000। अब म्युनिसिपल टैक्सेस हमको पेड बाय विकास सहाय, मतलब जो ओनर है उसने कितना पे किया वही चाहिए। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय विकास सहाय, तो इसमें 2 म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ था, एक 12,000 विकास वाला, एक 10,000 टेनेंट वाला। तो हमारे काम का ये 12,000 है। 12,000 म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय विकास, तो 12,000 म्युनिसिपल टैक्सेस मैं यहाँ पे लिखूंगा 12,000। अब मैं माइनस कर दूंगा, तो 3,96,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 3,84,000। 396 माइनस 12, 396 माइनस 12 बाकी आएगा 3,84,000। अब इस 3,84,000 का 30% हम लोगों को माइनस करना है। तो ये जो 3,84,000 आया, ये जो हमारा 3,84,000 आया, इसका 30% मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। तो 3,84,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, ये होता है 115,200। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 0। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ है इसलिए 0। बाकी बचा 1/5 ऑफ कैपिटलाइज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कैपिटलाइज इंटरेस्ट में ये दिया हुआ था 2 लाख रुपीज कैपिटलाइज इंटरेस्ट, लेकिन इसका इसका 1/5 होता है 40,000, लेकिन वो 40,000 मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ईयर ऑफ कंप्लीशन है 2016-17। तो ईयर ऑफ कंप्लीशन मेरे को चाहिए 17-18 या उसके बाद वाला। तो यहाँ पे 16-17 है, तो ये 2 लाख का 1/5 होता है 40,000, वो मैं नहीं लिखूंगा। 2 लाख का 1/5 होता है 40,000, पर मैं 40,000 लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा 0। ठीक है। अब इन तीनों को टोटल करूंगा, सम ऑफ 115,200 and 0 and 0, तो ऑब्वियसली इट इज 115,200। अब मैं माइनस करूंगा, तो 3,84,000 माइनस 115,200, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 1 आ जाएगा 268800। हाउस नंबर 1 का टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 268800। ठीक है, डन। इतना हमारा हाउस नंबर 1 सॉल्व हो गया, 268800। चलो अभी इसी तरीके से हाउस नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हाउस नंबर 1 का आंसर चेक कर रहा हूं मैं, राइट है 268800। अब इसी तरीके से हाउस नंबर 2। अब हाउस नंबर 2 में ये जो अमाउंट्स हैं 560, 540, 6 लाख और 660 और 1 मंथ, ये भी घर लेट आउट है, ये भी फुली टैक्सेबल होगा। इसकी सारी अमाउंट्स मैंने लिख के रखी है वर्किंग नोट्स में, 560, 540, 6 लाख और 660। हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 2, इसकी अमाउंट्स मैंने लिख के रखी है 560, 540, 6 लाख और 660। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा हुआ है पर मैंने ध्यान से लिखा है। ओके, तो ये सब मैंने लिख के रखा है, सही लिखा है। यू मतलब अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बैड डेट वगैरह दिया हुआ नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं हाउस नंबर 2 को। हाउस नंबर 2 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट है 6 लाख, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 560, तो 6 लाख और 560, ये 6 लाख फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 560, ये मैंने एलएचएस में लिख के रखा है। इन दोनों में से बड़ा है 6 लाख, इन दोनों में से बड़ा वाला है 6 लाख।
RHS में मेरे को स्टैंडर्ड रेंट चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट है ये वाला 540, स्टैंडर्ड रेंट है 5,40,000 ये वाला, ये मैंने RHS में लिख के रखा है। अब इन दोनों में से जो छोटा हो, 6 लाख और 540, दोनों में से छोटा कौन सा है? 540। तो हमारा आंसर एज पर स्टेप 1 540 आएगा, ये रहा, विच एवर इज लेस। ओके 540 हो गया। 540 हमारा आंसर एज पर स्टेप 1 है, इसको स्टेप 2 में लेके जाएंगे 540 को, यहाँ पे स्टेप 2 में RHS में 5,40,000। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट, ग्रॉस रेंट कितना था वो बताया हुआ नहीं है, एक्सपेंस ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज बताया हुआ नहीं है, तो नेट रेंट भी बताया हुआ नहीं है, वैकेंसी पीरियड बताया हुआ है, वैकेंसी पीरियड अलाउंस दिया हुआ है 1 मंथ, वैकेंसी पीरियड अलाउंस 1 मंथ है, लेकिन नेट रेंट हमको मालूम नहीं है। अच्छा, अब जो हम लोगों को वैल्यू दी हुई है एक्चुअल रेंट की, एक्चुअल रेंट की वैल्यू ये वाली जो दी हुई है हमको 6,60,000, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर लेट आउट पीरियड ओनली, ठीक है, मतलब ये 1 महीने का वैकेंसी पीरियड अलाउंस ऑलरेडी इसमें माइनस किया हुआ है, तो ये जो 6,60,000 है ये सीधा आपको लास्ट आंसर दिया हुआ है, मतलब इसमें से वी वगैरह सब माइनस किया हुआ है 6,60,000 में, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इस 660 और 540 में से बड़ा कौन सा है? 660 बड़ा है, LHS ही बड़ा है, अगर LHS ही बड़ा है, 660 बड़ा है, तो वही हमारा GAV है, ठीक है। स्टेप 3 होता कब है? स्टेप 3 होता है जब ये LHS ऑफ स्टेप 2 जो 6,60,000 है वो छोटा हो जाए, और जो RHS ऑफ स्टेप 2 है 540 वो बड़ा हो जाए। तो जब LHS ऑफ स्टेप 2 छोटा हो जाता है तब स्टेप 3 होता है। इस क्वेश्चन में स्टेप 3, हाउस नंबर 2 में स्टेप 3 नहीं होगा, हमारा GAV 6,60,000 ही है हमारा GAV, ठीक है। इसको मैं सीधा ऊपर लेके जाऊंगा हमारी स्टेटमेंट में, ठीक है। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लेके जाते हैं 6,60,000 को, हाउस नंबर 2 में GAV में 6,60,000, ये रहा 6,60,000। अब मेरे को चाहिए म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस में देखें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, पेड वाला चाहिए, पेड बाय कौन? लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन है? विकास, पेड बाय विकास जो लैंडलॉर्ड है। चलो देखें कितना है म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस नंबर 2 में है ये वाला 24,000, और पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, टेनेंट वाला नहीं चाहिए, तो हमको ये 24,000 चाहिए। म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस नंबर 2 24,000, यहाँ पे 24,000। अब मैं ये माइनस कर दूंगा, तो 6,60,000 माइनस 24,000 तो आएगा 6,36,000। अब ये 6,36,000 का 30% मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये होगा 6,36,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 190,800। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0। अब कैपिटलाइज इंटरेस्ट, कैपिटलाइज इंटरेस्ट में ये दिया हुआ था 3 लाख, 3 लाख का 1/5 होता है 60,000, पर वो 60,000 मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2013-14 2013-14 में कंप्लीट हो गया, तो 3 लाख का 1/5 होता है 60,000, पर मैं वो नहीं लिखूंगा, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ 0, 1/5 वाला 0, और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है। चलो आगे, अब इन सबको सम, इन सबका टोटल सॉल्व करते हैं, कितना होता है सम, इक्वल टू सम ऑफ 190,800 प्लस 0 प्लस 0, तो इन सबका सम होता है ऑब्वियसली 190,800। अब मैं माइनस करूंगा, तो 6,36,000 जो था उसमें से 190,800 माइनस कर दूंगा, तो बाकी 44,5,200, ये हाउस नंबर 2 का टैक्सेबल इनकम। अभी हाउस नंबर 3 और 4 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस नंबर 3 और 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके जाता हूँ आपको, अगर 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो 2 घर तो एग्जम्प्ट होते हैं, उनका GAV हम 0 लिखते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, अगर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हो, सुनना ध्यान से, अगर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हो तो तीनों घर का GAV निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, तीनों घर का GAV निकालना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि कौन से 2 बड़े हैं, जो 2 बड़े GAV वाले होंगे वो एग्जम्प्ट होंगे। यहां पे तो है ही 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, तो दोनों एग्जम्प्ट ही होंगे, तो मैं दोनों का GAV निकालूं क्यों? क्योंकि फाइनली GAV लिखना 0 ही है,
हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं बता सकता हूँ जीएवी कैसे आएगा। स्टेप 1 ही करना पड़ेगा। स्टेप 1 मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 8 लाख और ये फेयर रेंट है 840। तो 8 लाख और 840 में से बड़ा बड़ा है 840, सामने स्टैंडर्ड रेंट 760। अब 840 और 760 में से जो छोटा हो तो 760। ये हमारा आंसर है। इस पर स्टेप 1 आया, यही हमारा जीएवी है। पर मैं ये जीएवी 760 निकालूं क्यों? क्योंकि फाइनली जीरो ही लिखना है, एग्जम्प्टेड ही है घर। तो हाउस नंबर 3 जो है वो एग्जम्प्टेड ही है और हाउस नंबर 4 भी एग्जम्प्टेड ही है। तो हाउस नंबर 3 का जीएवी मैं 0 लिखूंगा। ठीक है, हाउस नंबर 3 का जीएवी 0 लिखूंगा। और हाउस नंबर 4 का भी जीएवी, हाउस नंबर 4 का जीएवी ये भी मैं 0 ही लिखूंगा, क्योंकि दो ही घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों एग्जम्प्ट ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हमारे काम का होता है? जो घर एग्जम्प्टेड होता है ना बेटा, जो अगर एग्जम्प्टेड होता है, जैसे हाउस नंबर 3 एग्जम्प्टेड है, तो इसका म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पेड बाय लैंडलॉर्ड भी दिया हुआ है, तो भी हम 0 लिखेंगे एग्जम्प्टेड वाले घर में। एग्जम्प्टेड वाले घर में जीएवी 0 होता है, म्युनिसिपल टैक्स 0 होता है, एनएवी भी 0 होता है। और ऑब्वियसली एनएवी का 30% आप निकालोगे तो एनएवी का 30% भी 0 ही आएगा। 0 का 30% 0 ही आएगा। तो जो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड और एग्जम्प्टेड होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड और एग्जम्प्टेड होते हैं, उसमें जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्स 0, एनएवी 0, जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्स 0, एनएवी 0 और एनएवी का 30% भी 0। यहां तक सब 0 हो जाता है। लेकिन इन दोनों घर में इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर ये अमाउंट आती है, अगर क्वेश्चन में दी हुई हो तो लिखते हैं। और 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ये भी लिखते हैं एग्जम्प्टेड वाले घर में। एग्जम्प्टेड वाले घर में ये दो अमाउंट लिखते हैं जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में बी पॉइंट और सी पॉइंट है। एक इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर ये भी लिखते हैं, और एक 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ये भी लिखते हैं। ठीक है, अभी हाउस नंबर 4, मैं इंटरेस्ट पे आऊंगा वापस। अभी हमारा हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 4 भी हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस नंबर 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड। जीएवी, इसका जीएवी भी 0, म्युनिसिपल टैक्सेस 0, एनएवी भी 0। अब एनएवी का 30% भी 0, एनएवी का 30% भी 0। बाकी दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन में लिखूंगा, एक इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर ये मैं लिखूंगा, और एक 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ये भी मैं लिखूंगा। ठीक है, दोनों बी पॉइंट और सी पॉइंट में लिखूंगा एग्जम्प्टेड वाले घर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें हाउस नंबर 3 में, दोनों 3 में और 4 में, देखो हाउस नंबर 3 और 4 में ये सब म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट ये तो मैंने छोड़ दिया। एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में एक्चुअल रेंट होता ही नहीं। ठीक है, वैकेंसी भी होता ही नहीं है। अब म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय विकास दिया हुआ है 30,000 और 10,000, पेड बाय विकास भी दिया हुआ है 30 और 10, तो भी मैं इसको लिखूंगा नहीं, 30,000 और 10,000 का मैं कुछ नहीं करूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 42 और 20, इसका कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। कभी कभी इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया हुआ होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम का भी कुछ भी नहीं। अब एक इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर आता है, वो इन दोनों घर में दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ हो तो लिखने का, दोनों एग्जम्प्टेड वाले घर में लिखने का। इसके बाद कैपिटलाइज इंटरेस्ट ये दिया हुआ है 4 लाख और 3 लाख। अब 4 लाख का 1/5, 4 लाख का 1/5 होता है 80,000, वो 80,000 में लिखूंगा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की डेट 14-15 है, मेरे को डेट चाहिए 17-18 या उसके बाद वाली। तो 4 लाख का 1/5 80,000 में नहीं लिखूंगा। अब 3 लाख का 1/5, 3 लाख का 1/5 होता है 60,000, वो 60,000 में लिखूंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की डेट है 18-19, तो मैं 60,000 लिखूंगा 3 लाख का 1/5। हाउस नंबर 4 में, हाउस नंबर 4 में यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 लाख रुपए का मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, मतलब 20%। 3 लाख का 20% होता है 60,000, ये 60,000 में लिखूंगा। और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है तो 0। अभी हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 3 में प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है तो 0। कैपिटलाइज वाला दिया हुआ था लेकिन उसकी डेट कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए 0। तो हाउस नंबर 3 तो अल्टीमेट आंसर इज 0। हाउस नंबर 3 में पहले इन 0 0 0 को प्लस करो तो 0, और ऊपर एनएवी में थे ये 0 माइनस कर दो, बाकी 0। अब हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 4 में ये तो 0 है एनएवी, अब ये 0 0 और 60,000, इनका टोटल 60,000। अब आप 0 में थे 60,000 माइनस करोगे तो
बाकी बच्चे का 60,000। ये जो एग्जम्प्टेड वाले घर में, ये जो एग्जम्प्टेड वाले घर में हम जितना इंटरेस्ट माइनस करते हैं, एक प्रीवियस ईयर वाला, एक प्रीवियस ईयर वाला, एक कैपिटलाइज वाला, जितना इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं उसके मैक्सिमम माइनस करने की एक लिमिट होती है खाली एग्जम्प्टेड वाले घर में, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर होते हैं। उसका मैंने थियरी वाले पेज में वीडियो लेक्चर बनाया है कि इसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी होती है। यहाँ पे 60,000 लिख दिया, लेकिन एक 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट होती है, उसका थियरी वाले पेज में वीडियो बनाया हुआ है। ये जो 60,000 वाली अमाउंट है, ये 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हाउस नंबर 1 2 3 4 का फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिखूंगा। हाउस नंबर 1 2 3 4 चारों का टोटल करूंगा मैं। तो हाउस नंबर 1 था, आंसर ये था 268800 प्लस में था। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 भी प्लस में था। हाउस नंबर 2 का आंसर था ये वाला 445200। हाउस नंबर 3 का आंसर 0 था। हाउस नंबर 3 का आंसर ये था 0। और हाउस नंबर 4 का आंसर ये था -60,000। ठीक है, हाउस नंबर 1 2 3 4, अब मैं चारों को प्लस करूंगा तो टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा इक्वल टू सम। हाउस नंबर 1 में प्लस में आंसर था, हाउस नंबर 2 में भी प्लस में आंसर था, हाउस नंबर 3 में 0 था, हाउस नंबर 4 में -60,000 था, मतलब लॉस था। तो 1 और 2 को प्लस करेंगे और 4 वाले को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,54,000। तो टोटल टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस नंबर 4 में लिख देंगे टोटल, हाउस नंबर 4 जो है उसमें टैक्सेबल इनकम नहीं है, लॉस है। हाउस नंबर 4 का लॉस है, लेकिन टोटल टैक्सेबल इनकम है 6,54,000। 654 हमारा फाइनल आंसर, 6,54,000 ये रहा। 6,54,000 राइट है ये वाला। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, धीरे धीरे लिख लेना सब लोग। एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन 29 है। ये आंसर हाउस नंबर 1, फिर हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और फाइनल आंसर। ये वर्किंग नोट्स, इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रफली लिखोगे तो चलेगा। मैंने तो पूरा क्वेश्चन फिर से लिखा है, आप लोग सीधा स्टेप 1 और 2 लिखोगे तो चलेगा। ये हाउस नंबर 1 के वर्किंग नोट्स। फिर हाउस नंबर 2 के वर्किंग नोट्स। ठीक है, हाउस नंबर 3 और 4 के वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो बेटा, बेटा एग्जम्प्टेड वाले घर में मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट बी पॉइंट और सी पॉइंट को मिला के मैक्सिमम 2 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, न्यू सिलेबस में तो मैंने देखा अभी अभी 1.5 लाख नहीं 2 लाख, जो हम लोग एग्जम्प्टेड वाले घर में, देखो टैक्सेबल वाले घर में आप कितना भी इंटरेस्ट माइनस करो चलेगा, ये टैक्सेबल वाला घर है, इसमें आप इंटरेस्ट कितना भी माइनस करो चलेगा। ये भी टैक्सेबल वाला घर है, इसमें बी पॉइंट सी पॉइंट में कितना भी हम इंटरेस्ट माइनस करो चलेगा। लेकिन जो एग्जम्प्टेड वाले घर होते हैं, ये हाउस नंबर 3 एग्जम्प्टेड है, तो ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और इसका भी बी पॉइंट और सी पॉइंट, हाउस नंबर 3 का भी बी और सी, और हाउस नंबर सी का भी, हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 3 का बी और सी, हाउस नंबर 4 का बी और सी, ये सब मिला के मैक्सिमम जो आप माइनस कर सकते हो वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करो 2 लाख और एक्चुअल, जैसे एक्चुअली ये 60,000 हमने माइनस किया, तो आप ऐसे याद करो 2 लाख रुपए और एक्चुअल विच एवर इज लेस, कहीं पे नोट कर लेना, 2 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लेस दैट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम एग्जम्प्टेड हाउसेस। ठीक है, इंक्लूडिंग बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो यहाँ पे तो 60,000 ही था एक्चुअल, मैंने बोला 2 लाख और 60,000 विच एवर इज लेस। तो क्या याद करो आप, रूल्स में क्या लिखो, एक्चुअल
बी और सी पॉइंट का टोटल एक्चुअल और 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस, वो हम डिडक्ट कर सकते हैं। अभी लिखो सब लोग। ये सुधीर प्रकाशन में आपको पेज नंबर 258 पे मिलेगा, इलस्ट्रेशन 6 के ऊपर। ठीक है, एक बार देख लेना, वहां पे एक बार रीड कर लेना।